कहानी का ये चौथा भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। केशव जी तो मून पैलेस चले गए पर धारा और भानु बाहर ही बैठे रहे। जब काफी देर तक भी मामी ने खाने को नहीं पूछा तो भानु भूख से बिलबिला उठा। दीदी, भूख लग रही है। भानु ने कसमसाकर कहा। अरे हाँ, चलो अंदर कुछ खिलाती हूँ तुम्हें। धारा को बुरा लगा। अपने चक्कर में उसे भानु का ध्यान ही नहीं रहा। वो तो बड़ी है, अपनी भूख प्यास पर काबू रख सकती है, लेकिन भानु तो छोटा बच्चा है। वो बेचारा सुबह से भूखा प्यासा बैठा है। वो दरवाजे पर आई तो देखा दरवाजा अंदर से बंद था। पारुल मामी ने पता नहीं कब दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया लेकिन मामी ने दरवाजा नहीं खोला। भानु भूख से व्याकुल हो रहा था और धारा के पास एक पैसा भी नहीं था कि वो बाहर से ही कुछ खरीद कर अपने भाई को खिला सके। उसने बार बार दस्तक दी और खूब तेज तेज कुंडी बजाई, लेकिन पता नहीं पारुल मामी कुंभकर्ण की नींद में सो गई थी क्या कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये भी एक छोटा सा गांव ही था। कई लोगों ने अपने घरों में ही दुकानें खोल रखी थी। धारा भाई की सुखी शक्ल देख कर उठी और मजबूरी में एक दुकान पर जाकर खड़ी हो गई। दुकान पर एक प्रौढ़ उम्र की महिला बैठी हुई थी। धारा को झिझक कर दुकान पर खड़ा देखकर वो ममता भरे स्वर में बोली, क्या चाहिए बेटी? काकी, कुछ खाने को मिल जाएगा? उसने सूखी आवाज में कहा। काकी ने कहा, बेटा थोड़े बिस्कुट और नमकीन है, मैगी है, एक बिस्किट का पैकेट दे दीजिए। उसने अपना एक हाथ आगे कर दिया जिसमें उसके एक कान की सोने की छोटी सी बाली चमक रही थी। उसकी आंखों में आंसू और याचना साफ झलक रहे थे। वो बाली देखकर वो चौंक गई। ए बेटी, ये क्या है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। धारा बोली, ले लो काकी, इस समय मेरे पास पैसे नहीं है। तू तो केशव की भांजी है ना? काकी ने उसे देखते हुए कहा। हाँ, आप बिस्कुट दे दो और ये बाली रख लो। मैं पैसे ले आऊं तो वापस कर देना, वरना रख लेना। वो विनय भरे स्वर में बोली। तो काकी बोली, बेटी क्यों पाप चढ़ा रही है? तेरी माँ की मुझे भाभी कहते कहते जुबान नहीं थकती थी। तुझसे क्या बाली लूंगी? उन्होंने एक नजर केशव के घर के बंद दरवाजे की तरफ डाली और फिर चैन की सांस लेते हुए बोली, आ, अंदर आ जा बेटी, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। तब तक छोरे के लिए मैगी भी बन जाएगी। आजा। नहीं नहीं काकी, आप ये बाली रख लो और मैगी दे दो। धारा ने कहा। तो काकी बोली, ए बेटी, काकी नहीं, मैं मामी लगी तेरी। तेरी माँ मुझे भाभी कहती थी। कहना मान मामी का। चल जल्दी से अंदर आ जा। उनके ममतामय चेहरे और प्यार से हाथ पकड़कर अंदर ले जाने पर धारा मना नहीं कर सकी। उन्होंने अंदर आते ही एक चूल्हे पर चाय चढ़ा दी और दूसरी तरफ मैगी बनाने रख दी। मैगी की खुशबू से भानु की भूख और भड़क गई थी। वो सुबह से भूखा था। मैगी एक चौरस थाली में डालकर उन्होंने भानु को दी, जो उसके ठंडे होने का इंतजार किए बिना फूंक मार कर गरम गरम ही खाने लगा। धारा के लिए दो रोटी और सब्जी दूसरी थाली में देने लगी तो धारा मना करते हुए बोली, नहीं मामी, मुझे भूख नहीं है, आपके कहने से चाय पी लूंगी। तुमने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है दीदी। भानु बोल पड़ा। धारा झट से बोली, नहीं, मैंने सुबह पराठा खा लिया था, अब भूख नहीं है। भानु की विश्वास भरी आंखें देखकर उसने चेहरा झुका लिया। बिना भूख के खा ले बेटी, मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने प्यार से उसका चेहरा देखकर कहा। धारा विवश होकर छोटे छोटे कौर बनाकर खाने लगी। उसे बड़ा संकोच लग रहा था। उन्होंने चाय का गिलास अपने पास रख दिया। कहाँ जाएगी पारुल? तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसे प्यारे बच्चों के साथ ऐसा सलूक कर रही है। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा। कर्कश पारुल को सभी जानते थे। दोपहर होने को आई थी और बच्चे अभी तक भूखे पेट थे। धारा और भानु खाकर काकी का धन्यवाद करके फिर से आंगन में आकर बैठ गए। बनीता अभी अभी स्कूल से लौटी थी। धारा, यहाँ क्या कर रही हो? वो सामने धूप में बैठी धारा को आश्चर्य से खड़ी घूर रही थी। भानु उसी की गोद में सो गया था। हालांकि पहाड़ों पर ठंडा मौसम रहता है, लेकिन धूप भी बहुत कड़क निकलती है और इतनी धूप में घर के बाहर बैठना बहुत मुश्किल था। फिर केशव जी के घर के आसपास कोई पेड़ भी नहीं था। गुड़हल के फूलों की घनी सी झाड़ी थी, वहीं धारा बैठी थी।
उसका मुंह लाल हो रहा था और पसीने से लथपथ हो रही थी। इतनी धूप में बाहर क्यों बैठी हो? बनीता ने फिर से दोहराया। धारा ने उसकी तरफ देखा और बिना बोले उठने लगी। भानु की भी नींद खुल गई थी। बनीता ने आगे बढ़कर दरवाजे पर धक्का मारा तो वो बंद था। माँ, माँ, उसने दो तीन बार आवाज लगाई। फिर उसने जोर से दरवाजे पर लात मारी। पारुल ने गुस्से में दरवाजा खोला। सामने बनीता को खड़े देखकर वो बिना कुछ बोले अंदर की तरफ मुड़ गई। वो धारा से बोली, इतनी धूप में बाहर क्यों बैठी थी? वो धारा से छोटी थी लेकिन उसका नाम लेकर ही बोलती थी। मामी ने दरवाजा बंद कर लिया था, भानु ने बताया। क्यों? बनीता ने आंखें सिकोड़ कर धारा की तरफ देखा लेकिन वो चुपचाप भानु को लेकर अंदर चली गई। माँ, माँ, उसने अंदर जाकर माँ को आवाज दी। मामी गुस्से में बोली, क्या है, क्यों गला फाड़ रही है? इन लोगों को बाहर क्यों निकाल दिया था? पारुल आई और अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और बोली, कौन कह रहा है? बनीता बोली, कौन कहेगा? ये दोनों इतनी धूप में बाहर बैठे थे। मामी बोली, बाहर बैठे थे तो मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी बाहर भेजा था। ये कहीं की महारानी है जो इसके बाहर भीतर आने जाने का हिसाब किताब रखूं? बनीता बोली, लेकिन दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? मामी चिढ़कर बोली, तू क्या थानेदार की तरह मुझसे सवाल कर रही है? ऐसा क्या हो गया? बनीता ने जवाब दिया, ये दोनों धूप में बाहर बैठे थे। मामी मुंह बनाकर बोली, धूप में बैठे थे, मुझे क्या पता, मैं तो अंदर काम कर रही थी। इतना ढेर सारा काम होता है घर का, बाहर बैठी होंगी जिससे घर का काम ना करना पड़े। बनीता कोई जवाब नहीं दे सकी लेकिन वह खूब जानती थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि धारा घर के कामों से बचने के लिए अपने भाई के साथ बाहर बैठी रहे और उसकी माँ इतनी सीधी है कि उसे कुछ नहीं कहे। रोज ही तो धारा घर का अधिकतर काम संभालती रहती थी। धारा के आने से उसकी माँ और तीनों लड़कियों को खाना और बर्तन के कामों से तो पूरी तरह छुट्टी मिल ही गई थी। बनीता भी अपनी माँ की ही बेटी थी। वो उनके नाटक खूब जानती थी लेकिन उन्हें रोकने की हिम्मत उसमें भी नहीं थी। उसने अपना बैग एक तरफ पटका और हाथ धोकर खाना निकालने लग गई। खाना खाकर उसने बर्तन बाहर रख दी और जाकर अपनी चारपाई पर लेट गई। 5 मिनट बाद ही शंकर और उसकी दोनों बहनें भी आ गई। बड़ी हिमानी चूल्हे के पास गई और खाना निकालने लगी। वहां तो उसे रोटियां कम लगी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, रोटियां कम क्यों है? ओह, पारुल ने माथे पर हाथ मारा। आज धारा को घर से बाहर कर दिया था, उसके बाद रोटियां तो बनाई ही नहीं। मामी वहीं बैठे बैठे चिल्लाई, बना ले रोटी और खाना शंकर को भी दे देना। हिमानी गुस्से में बोली, मेरे बस का नहीं है, स्कूल से आऊं और रोटियां बनाऊं, मैं अपना खा रही हूँ, जिसे खाना हो वो अपना बना ले। कहकर हिमानी ने अपनी थाली उठाई और अंदर कमरे में चली गई और वहीं बनीता की चरपाई पर बैठकर खाना खाने लगी। ऐसी औलाद भगवान किसी को ना दे। ऐसे कामचोर बच्चे हैं कि क्या कहा जाए। धारा और धारा, उन्होंने धारा को आवाज लगा दी, चल जरा आटा गूंथ कर रोटी बना दे। धारा का दिल क्या कि वो भी मामी को हिमानी की तरह टका से जवाब दे दे, लेकिन मन मार कर वो उठी और रसोई में जाकर आटा निकालने लगी। इधर अरिजीत लगातार 2 घंटे से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में फर्श को रौंदता हुआ सा घूम रहा था। उसकी बेचैनी देखकर किसी की भी हिम्मत उसे बैठने को कहने की नहीं हुई। ओटी का डोर खुला तो वो लपक कर उधर बढ़ गया। डॉक्टर, हाउ आर माई पेरेंट्स? डॉक्टर ने उसे देखकर पूछा। आप? अरिजीत बोला, मैं रघुवीर सूर्यवंशी का बेटा हूँ, वो कैसे हैं? और मेरी मॉम? डॉक्टर उसका परिचय सुनकर बोले, मिस्टर, धैर्य रखें, आप मेरे कैबिन में आइए, वहीं बताता हूँ आपको। डॉक्टर की बात सुनकर वो गुस्से में बोला, धैर्य रखिए, वो नॉनसेंस। मेरे बाबा और मॉम की क्या कंडीशन है ये जाने बिना मैं कैसे धैर्य रख सकता हूँ? डॉक्टर जानता था कि इस समय उसकी क्या हालत है। उसकी हालत समझकर डॉक्टर बोला, आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन प्लीज समझिए, इस तरह खड़े खड़े मैं क्या बताऊँ आपको? कहकर डॉक्टर अपने कैबिन की तरफ मुड़ गया तो उसे भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ा। डॉक्टर अपनी चेयर पर बैठ गया और अरिजीत को भी बैठने को कहा। बैठिए, अरिजीत बोला। डॉक्टर मैं ठीक हूँ, बताइए क्या बात है, वो लोग कैसे हैं? जो भी है बता दीजिए, मुझे उनके बारे में सब कुछ जानना है। डॉक्टर बोले, मिस्टर सूर्यवंशी। अरिजीत उनकी बात बीच में रोककर बोला, मैं अरिजीत हूँ। डॉक्टर बोले, हाँ तो मिस्टर अरिजीत, प्लीज आप समझने की कोशिश करिए।
अभी आप अपना दिमाग शांत रख कर मेरी बात सुनिए। जी सुन रहा हूँ। वो बेसब्र होकर बोल पड़ा। डॉक्टर बोला, देखिए, एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि उसमें रघुवीर साहब का बचना चमत्कार जैसा है। आपके मॉम बाबा को गैस कटर से गाड़ी काट कर निकाला गया है। अरिजीत घबरा कर बोला, आप ये सब मत बताइए मुझे, वो दोनों कैसे हैं? डॉक्टर ने गंभीर होकर उसे देखा, फिर बोला, आपके बाबा के सिर पर चोट लगी है और उनके लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर है, बट उसमें कुछ भी गंभीर बात नहीं है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर अरिजीत ने पूछा, और मेरी मॉम? आई एम सॉरी, लेकिन पवित्रा मैम ठीक नहीं है। उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी है। अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और इतनी जल्दी कुछ भी कहना सही नहीं है। लेकिन वो एक क्षण रुका, फिर बोला, आई अफ्रेड वो अपने पैरों पर शायद ही खड़ी हो सके। अभी उनकी चोटें जख्म भरने में काफी समय लग सकता है। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा। अरिजीत डॉक्टर की बात सुनकर अंदर तक हिल गया। आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? हो सकता है वो जल्दी ही ठीक हो जाए। हम उन्हें कहीं बड़े हॉस्पिटल में दिखाएंगे। उसकी आंखें भीगने लगी। डॉक्टर चुपचाप उसका चेहरा देखता रहा। वो उसकी मनोस्थिति समझ रहा था। किसी भी अच्छे खासे इंसान के बारे में अगर कहा जाए कि अब वो कभी चल नहीं पाएगा, तो उसके परिवार को बुरा लगेगा ही। मैं अपने मॉम बाबा से मिलना चाहता हूँ, कहकर वो उठ खड़ा हुआ तो डॉक्टर बोला, आपके बाबा को रूम में शिफ्ट किया जा रहा है, आप मिल लीजिए उनसे। लेकिन अभी अपनी मॉम के बारे में उन्हें कुछ मत बताइएगा। रूम नंबर आपको रिसेप्शन पर पता चल जाएगा। और मॉम? वो बेचैन था तो डॉक्टर बोला, आपकी मॉम बेहद दर्द में थी, इसलिए उन्हें नींद की दवा दी गई है। अभी उन्हें डिस्टर्ब ना करें तो अच्छा रहेगा। अरिजीत बोला, लेकिन मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। डॉक्टर 1 मिनट तक उसका चेहरा देखते रहा, फिर रुखे सुर में बोला, आप केवल बाहर से देख सकते हैं, माफ करिएगा। हम जो भी कर रहे हैं वो उन्हीं की भलाई के लिए है। ओके डॉक्टर, कहकर वो उसके रूम से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने अपना माथा रगड़ा और अपने पर काबू करने की कोशिश करने लगा। भाई! मुग्धा सामने से तेज तेज चलती हुई आ रही थी। अरिजीत ने गहरी सांस ली और मुग्धा की तरफ मुड़ गया। भाई! वो भागते हुए आई और उसकी बाहों में समा गई। भाई, मॉम बाबा कैसे हैं? कहाँ हैं? अरिजीत उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, ऑल इज ओके बेटू। मॉम बाबा बिल्कुल ठीक है, अभी ड्रेसिंग हो रही है। अभी हम दोनों एक साथ उनसे मिलेंगे। मुग्धा की आंखों से आंसू बह रहे थे। ड्राइवर ने उसे पहले कुछ भी नहीं बताया था, बस यही कहा कि बाबा की कुछ तबीयत खराब है और वो उसे देखना चाहते हैं। शायद ड्राइवर को ऐसे ही निर्देश मिले थे। यहाँ आकर उसे पता चला था कि मॉम और बाबा का एक्सीडेंट हो गया है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगा था। अरिजीत उसे रोते हुए देखकर बोला, अरे रो क्यों रही हो? कहकर उसने अपने हाथ से उसके आंसू पोंछे। मुग्धा बोले, भाई, मॉम बाबा ठीक तो है? अरिजीत बोला, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अब वो ठीक नहीं होते तो क्या मैं ऐसे खड़ा होता, सबकी ऐसी तैसी कर देता? अपने भाई की बात सुनकर मुग्धा के चेहरे पर छीन सी मुस्कान आ गई। अरिजीत बोला, चल आराम से बैठ। कौन आया है तेरे साथ? प्रदीप अंकल है, घर गए थे, वहां पता चला आप लोग यहाँ हैं। मॉम बाबा का एक्सीडेंट हो गया है। वो फिर सिसक उठी। अरिजीत ने उसको गले से लगा लिया और फिर उसका माथा चूम लिया। आओ मेरे साथ, कहकर वो उसको अपने साथ लेकर रिसेप्शन पर आ गया। मिस्टर रघुवीर सूर्यवंशी, रूम नंबर प्लीज। उसने रिसेप्शन पर बैठी लड़की से कहा तो लड़की बोली, जी, सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 43। थैंक्स। वो अपनी बहन को संभाले हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। सेकंड फ्लोर पर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके बाबा के रूम के बाहर छोटी मोटी भीड़ लगी हुई है। वो मुग्धा से बोला, 1 मिनट बेटू। उसने मुग्धा को रोका और भीड़ में खड़े मैनेजर वैभव को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। वैभव के आते ही उसने कड़ी आवाज में पूछा, ये बाबा के रूम के सामने भीड़ क्यों लगा रखी है? वैभव हिचकिचाते हुए बोला, जी, वो सब लोग साहब के लिए परेशान थे इसीलिए। अरिजीत उसे ऑर्डर देते हुए बोला, वैभव, अभी सबको यहाँ से भेजिए। 5 मिनट बाद कोई भी यहाँ नजर नहीं आना चाहिए, क्विक। अरिजीत का ऑर्डर सुनकर वैभव लपका और उसने 2-3 लोगों से बात की। फिर 5 मिनट से पहले सब लोग एक के बाद एक वहां से निकल गए।
अरिजीत होंठ भींचे चुपचाप देखता रहा। सब चले गए तो अरिजीत वैभव से बोला, आप भी नीचे जाइए, कोई जरूरत होगी तो मैं फोन करूंगा। अरिजीत का ऑर्डर सुनकर वैभव भी चला गया। वैभव के निकलने के बाद धीरे से डोर खोलकर वो अंदर घुसे। रघुवीर सूर्यवंशी जी आंखें बंद किए हुए लेटे थे। मुग्धा की सिसकी निकल गई। आवाज सुनकर उन्होंने आंखें खोली और अपनी प्यारी बेटी को देखकर हल्की सी मुस्कान उनके होठों पर चली आई। संभाल कर, अरिजीत ने मुग्धा के कान में झुककर धीरे से कहा। लेकिन मुग्धा अपने बाबा को पट्टियों में लिपटा देखकर सहन नहीं कर पाई। उनके मुंह और हाथ पैर पर काफी सारी खरोंचें थी। वो आगे बढ़कर उनके सीने पर सिर रखकर रो पड़ी। केशव जी को आज गांव लौटते लौटते काफी समय हो गया था। आज वो बहुत ज्यादा थक गए थे। पथरीले रास्ते पर रोज आने जाने से अभ्यास सा हो गया था, वरना किसी अनजान इंसान का तो चलना ही मुश्किल होता। घर के नजदीक पहुंचते ही उन्हें पारुल की तीखी आवाज सुनाई दी। वो पता नहीं किससे लड़ रही थी। उन्होंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इस पारुल को कुछ सद्बुद्धि दे दो। रोज रोज का कलेश और झगड़ा टंटा कब तक सहूं मैं। केशव जी पर नजर पड़ते ही पारुल का स्वर और तेज हो गया। केशव जी ने पास आकर पूछा, क्या हुआ शंकर की माँ? क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? पूछो इस औरत से, हमारे घर के मामले में क्यों अपनी नाक घुसा रही है? वो पूरे जोर से चिंगाड़ कर बोली तो केशव जी ने सामने खड़ी स्त्री को संबोधित किया, भाभी क्या हुआ, आप कैसे नाराज हो रही हो? केशव जी की बात सुनकर मामी गुस्से में बोली, ओ भाभी के सगे देवर, उससे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो। ये तुम्हारी भाभी तुम्हारी भांजी भांजे को अपने घर बिठाकर हमारे खिलाफ भड़का रही है, चोरी चोरी खाना खिला रही है। अभी वो औरत कुछ बोल भी नहीं पाई थी कि पारुल चीख चीख कर बोलने लगी। पीछे केशव जी की तीनों लड़कियां, धारा और वहां सा भानु खड़ा था। एक दो लोग आस पास वाले थे, लेकिन कोई भी लड़ाका पारुल के मुंह नहीं लगना चाहता था, इसलिए खामोशी से तमाशा देख रहे थे। वो औरत कोई और नहीं, सामने वाली काकी थी जिन्होंने सुबह धारा और भानु को खाने को दिया था। काकी बोली, देवर जी, बच्चे बाहर बैठे थे, मैंने तो यूं ही पूछ लिया, कोई गलत इरादे से नहीं दिया खाने को। आप तो जानते हो मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ। उनकी बात सुनकर पारुल गुस्से में बोली, अगर ऐसी नहीं हो तो क्यों पराए बच्चों को अपने घर में बिठाती हो? उन्होंने गुस्से में कहा था तो केशव जी बोले, अच्छा चलो घर चलो, क्या हुआ जो कुछ खाने को दे दिया, वो भी तो मामी ही लगी। केशव जी ने तनाव कम करने के लिए कहा था, पर पारुल और भड़क गई। क्या कहा तुमने? मामी लगी? बहुत बड़ी मामी बन रही है तो रख ले अपने घर में, आई बड़ी मामी बनकर। दो दो बच्चे जब पालने पड़ेंगे तो सारी दया माया झड़ जाएगी। बहुत दया वाली बन रही है। अब पारुल की बात सुनकर काकी को भी गुस्सा आ गया। वो बोली, हाँ, बहुत दया वाली नहीं हूँ, लेकिन तेरी तरह पराए बच्चों को भूखा भी नहीं मारती हूँ। ये सुनकर पारुल बिफर गई। क्या कहा तूने? फिर से तो कहना। तभी पता नहीं कहाँ से शंकर चला आया और पारुल को कंधे से पकड़कर घर ले गया। चल माँ, आज के लिए बहुत तमाशा हो गया, अंदर चल। धारा मन ही मन कटी जा रही थी। अगर उसे मालूम होता कि भानु के भोलेपन में कहीं सामने दुकान वाली मामी की हम मैगी की बात पर इतना बवाल हो जाएगा, तो वो पहले ही भानु से कुछ भी कहने को मना कर देती। वो बेचारी बिना बात दया दिखाकर आफत में फंस गई। मामी ने उन्हें पता नहीं क्या क्या सुना दिया। वो रोटियां सेक कर उठ रही थी कि हिमानी ने पता नहीं कैसे भानु से खाने को पूछ लिया। भानु ने बता दिया कि उसे सामने दुकान वाली मामी ने मैगी खिला दी है। इतना सुनते ही मामी के तन बदन में आग लग गई। उस समय तो कल्पना काकी घर पर नहीं थी तो बात टल गई, लेकिन शाम को जैसे ही कल्पना काकी अपने घर पहुंची, पारुल मामी फौरन उनके घर झगड़ने पहुंच गई। शंकर अपनी माँ को घर तो ले आया, लेकिन वो काफी देर गुस्से में बड़बड़ाती रही। केशव जी ने सोचा था कि आज बहुत थकान हो गई है तो वो खाना खाने के बाद फौरन सो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो कोई पानी भी पूछने वाला नहीं था। बहुत देर में खाना पीना निपटा और केशव जी खा पी कर बेखबर सो गए। उन्हें सुबह जल्दी जाना था।
पारुल मामी ने भी सबको खाना परोसा और बर्तन खाली करके धारा को सब कुछ साफ करके ही सोने का निर्देश देकर अपने बिस्तर में घुस गई। सब काम खत्म करके धारा चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। बाहर इस समय काफी ठंड हो रही थी। उसने अपनी माँ का शॉल ओढ़ रखा था। उसे कसकर उसने लपेट लिया। केशव मामा के छोटे से घर में उसका दम घुटता था। ये नहीं है कि उनका घर बहुत बड़ा था, लेकिन उनकी माँ अपना घर हमेशा साफ सुथरा रखती थी। मामी के घर में हर तरफ तो कपड़े ही बिखरे रहते हैं, ऊपर से चादरें गंदी पड़ी रहती हैं, लेकिन ना मामी को ना ही बच्चों को फर्क पड़ता है। सब पूरे घर में नंगे पांव घूमते रहते हैं और फिर बिना पैर धोए ऐसे ही बिस्तरों में घुस जाते हैं। यहाँ रहकर पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। अम्मा ने अपनी नथ बेचकर उसका फॉर्म भरवाया था और वो भी बेकार हो जाएगा। भानु भी दिन भर उदास सा बैठा रहता था। धारा को जब भी समय मिलता तो वो भानु को पढ़ाने बैठ जाती और साथ में थोड़ा खुद भी पढ़ लेती थी। भानु स्कूल नहीं जा पा रहा था, लेकिन पढ़ाई तो नहीं छूटनी चाहिए थी। जमुना मौसी की भी कोई खबर नहीं आई थी। उनके माँ बाप भी अकेले होने की वजह से उनके बड़े भाई के पास कोट द्वार चले गए थे, क्योंकि उज्जवल की फौज की भर्ती का परिणाम आ गया था और वो अपनी ट्रेनिंग पर चला गया था। बैठे बैठे जब ठंड लगने लगी तो वो उठकर अंदर चली आई और भानु के पास लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। इधर रघुवीर सूर्यवंशी जी का बड़ा सा फार्म हाउस भी इस समय सन्नाटे में डूबा हुआ था। अरिजीत अपने बाबा के पास हॉस्पिटल में था। उसकी मॉम को भी होश आ चुका था, लेकिन वो बहुत तकलीफ में थी। हालांकि डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन अपने शरीर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम खुद भी महसूस कर लेते हैं। अपने शरीर में कुछ तो ठीक नहीं है, ये सबसे पहले इंसान को खुद महसूस होने लगता है। उन्हें भी अनुभव हो रहा था कि उनके पैर हिलडुल नहीं पा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे कि अभी चोटें ताज़ा हैं, थोड़े दिन में उन्हें मूवमेंट करने में दिक्कत नहीं होगी। मुग्धा को जबरदस्ती घर भेज दिया गया था, क्योंकि वो अपने आप पर काबू नहीं कर पा रही थी और मिसेस पवित्रा सूर्यवंशी जी को भी इस समय कोई भी धक्का नहीं लगना चाहिए। अपनी मॉम के सामने वो रो पड़ती तो मिसेस पवित्रा सूर्यवंशी जी पर बुरा असर पड़ता। कल तक तो वो भी अपने आप को संभाल लेंगी। अरिजीत अपने बाबा के बेड के पास चेयर पर बैठा हुआ था। वो रघुवीर जी से बोला, बाबा, मैंने कुछ लोगों से बात की है। मॉम को किसी बड़े हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहता हूँ। अरिजीत की बात सुनकर रघुवीर जी बोले, मैंने डॉक्टर रॉय को बुलाया है। अरिजीत, एक बार वो देख लें, फिर वो क्या एडवाइस करते हैं देख लेंगे। फिर तुम जिसे भी दिखाना चाहो दिखा लेना। अरिजीत बोला, लेकिन आप तो कह रहे थे कि रॉय अंकल लंदन चले गए। रघुवीर जी बोले, हाँ चले गए थे, लेकिन अब लौट आए हैं और आजकल मुंबई में अपना नर्सिंग होम चला रहे हैं। अरिजीत बोला, ओह, ये तो और भी अच्छा है। रॉय अंकल तो आपके इतने घनिष्ठ दोस्त हैं, तो वो मॉम के ट्रीटमेंट के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। अरिजीत, उन्होंने धीमे से पुकारा, जी बाबा। रघुवीर जी बोले, अब तुम घर जाओ। मुग्धा घर पर अकेली है, वो उदास होगी। वो अभी छोटी है, सुबह आ जाना। अरिजीत मना करते हुए बोला, बाबा, मैं आपके साथ ही रुकूंगा। मुग्धा की देखभाल के लिए मैंने सबसे कह दिया है, उसे कोई परेशानी ना हो। रघुवीर जी बोले, फिर भी बेटा, तुम भाई हो उसके, तुम्हारे साथ रहने से वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। यहाँ मेरी केयर करने के लिए डॉक्टर और नर्स हैं। तुम कल से यहीं हो, थोड़ा रेस्ट कर लो। अरिजीत अपने पेरेंट्स को इस हाल में छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोपहर में सोफे पर सो गया था। आप मेरे लिए परेशान मत होइए। अरिजीत, इट्स एन ऑर्डर, घर जाओ। रघुवीर जी ने तनिक नाराजगी से कहा तो अरिजीत उदास स्वर में बोला, लेकिन मॉम। रघुवीर जी उसे समझाते हुए बोले, तुम्हारी मॉम को दर्द की वजह से सिडेटिव देकर सुलाया गया है, वो भी अब सुबह ही उठेंगी। रघुवीर जी की बात सुनकर अरिजीत अनिच्छा से उठा और रूम से बाहर निकल गया। ड्राइवर बाहर मुस्तैद खड़ा था। मैं एक नज़र मॉम को देख आऊं, फिर घर चलते हैं। उसने ड्राइवर को देखकर कहा, जी छोटे साहब। वो अदब से बोला। अरिजीत ने ग्लास डोर पर नॉक किया तो अंदर बैठी नर्स ने सिर उठाकर देखा। अरिजीत को देखकर वो बाहर निकल आई। सर, मैडम तो सो गई हैं, उन्हें नींद की दवाई दी गई है, उसने धीमी आवाज में कहा। तो अरिजीत बोला,
मैं बस एक नज़र उन्हें देख कर चला जाऊंगा। ओके। उसने सिर हिलाया। अरिजीत ने ग्लास वॉल के सामने खड़े होकर अपनी माँ की तरफ देखा। दवाई के असर से वो सोई पड़ी थी, लेकिन उनके माथे पर लकीरें खिंच गई थी। वो बिना नर्स की तरफ देखे बाहर आ गया और ड्राइवर की तरफ बढ़ गया। तेज कदमों से वो कार तक पहुंचा और कार में घुसकर सीट पर बैठ गया। कार जब फार्म हाउस में दाखिल हो रही थी तो करीब करीब आधी रात होने वाली थी। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर मुक्ता के बेडरूम तक गया और उसे सोता देखकर गहरी सांस लेकर अपने रूम की तरफ मुड़ गया। केशव जी सुबह फार्म हाउस पहुंचे तो अरिजीत तैयार होकर निकल रहा था। उन्होंने उसका अभिवादन किया तो उसने कार रोक ली। वो उन्हें देखकर बोला, केशव अंकल, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ मॉम बाबा के पास। आप यहाँ संभाल लेना। मुग्धा घर पर है। जब वो तैयार हो जाए तो प्रदीप अंकल के साथ उसे हॉस्पिटल भिजवा दीजिएगा और घर के अरेंजमेंट्स का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आज बाबा डिस्चार्ज हो जाए। उनका रूम क्लीन करवा दीजिएगा। केशव जी बोले, जी छोटे साहब। अरिजीत ने कार आगे बढ़ा दी। केशव जी जल्दी से मून पैलेस में घुसते चले गए। बाहर दोनों माली पौधों की गुड़ाई कर रहे थे। केशव जी को देखते ही उन्होंने नमस्ते की। केशव जी सिर हिलाते हुए अंदर चले गए। अंदर भी सफाई चल रही थी। वैक्यूम क्लीनर लेकर नौकर लगा हुआ था। पवन सब सामानों की झाड़ पोंछ में लगा हुआ था। केशव जी बोले, अरे क्या कर रहे हो, इतना शोर मचा रखा है। मुक्ता बेबी उठ जाएंगी, बंद करो इसे। ऐसे ही सफाई करो। पवन साहब के कमरे की सफाई हो गई क्या? पवन ने जवाब दिया, अभी नहीं पंडित जी। केशव जी बोले, सबसे पहले उनका कमरा साफ करवाओ। अपनी निगरानी में करवाना। सारी बेडशीट और कवर वगैरह चेंज कर देना। पवन बोला, ठीक है पंडित जी। बड़े साहब क्या आज घर आ रहे हैं? केशव जी बोले, हाँ देखो, अगर डॉक्टर ने कह दिया तो उनकी परमिशन के बाद ही डिस्चार्ज हो पाएगा। पवन ने पूछा, और मैम साहब? पता नहीं मुझे। उन्होंने तनिक झल्लाकर कहा, अभी काम करो अपना। पवन उनकी झल्लाहट सुनकर बोला, विमला से कहकर आपके लिए बढ़िया सी चाय बनवाता हूँ। आप थके हुए लग रहे हैं। केशव जी बोले, हाँ भाई थका हुआ तो हूँ। रात जल्दी नहीं सो पाया और फिर हमारे गांव का रास्ता भी तो इतना पथरीला है, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है। फिर वो विमला से बोला, विमला नाश्ता वगैरह तैयार कर दिया? मुग्धा बेबी उठे तब तक सब तैयार होना चाहिए। मैं छोटे साहब से भी पूछ लूं, साहब और मैम साहब के लिए कुछ भिजवाना तो नहीं है? कहकर केशव जी फोन की तरफ चले गए। इधर गांव में आज पारुल को गांव की किसी शादी में जाना था। आज शादी वाले घर में होने वाली वधू की हल्दी और मंगल स्नान था। हिमानी और कविता भी सज समझ कर अपनी माँ के साथ गई थी। पारुल मामी ने सारी गंदी चादरों को साबुन में भिगो दिया था और धारा को खाना खाने के बाद वो सब धोकर सुखाकर रखने को कहा था। धारा ने अपना खाना खाने के बाद खाने के बर्तन साफ किए और फिर चादर धोने में जुट गई। शंकर अपने किसी दोस्त के पास गया था। आज केवल बनीता ही घर में थी। थोड़ी देर बाद बनीता अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे बड़ी बड़ी चादरें साफ करते देखकर पटरी रखकर वहीं बैठ गई। तुम्हें नहीं लगता कि जो इंसान जितना सहता है उसे उतना ही दबाया जाता है? उसने धारा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। तो धारा असमंजस से बोली, क्या मतलब? वो समझ नहीं सकी तो बनीता बोली, मेरे कहने का मतलब है कि क्यों इतना सहती हो? मना कर दिया करो। मैं तो कभी ना करूं। माँ ने तो सारा काम ही तुम्हारे ऊपर डाल दिया है। दारा उदास स्वर में बोली, तुम्हारी बात और है, मेरी बात और। बनीता बोली, क्यों, इसमें तुम्हारी और मेरी बात क्या है? एक बार हिम्मत करके मना कर दो। दिन भर जुती रहती हूँ। दारा चुपचाप उसका मुंह देखती रही। कह तो वो सही रही थी, लेकिन उसके पास माँ है उसकी परवाह करने के लिए। कोई उससे दुर्व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आज उसकी माँ होती तो क्यों उसे दूसरे घर में पड़ा रहना पड़ता, और क्यों मामी की कठोर बातें सुननी पड़ती। अपनी नम आंखें छुपाने के लिए उसने सर झुका लिया। उसे अपनी परवाह नहीं थी, लेकिन आजकल भानु बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था। दिन में कितनी ही बार उससे पूछता रहता था कि हम लोग वापस अपने घर कब जाएंगे। यहाँ रहना भी मुश्किल होता जा रहा था। पारुल मामी रोज रोज कुछ न कुछ ऐसी बात कह देती थी जो उसके दिल में बांस की तरह धस जाती थी। चाय बनाने जा रही हूँ, तुम पियोगी?
बनीता ने पूछा तो धारा ने बिना बोले ना में सिर हिला दिया तो वो बोली, अरे इतना ठंडा पानी है, हाथ डालते ही उंगली गलने लग रही है। चाय पी लो ना। वो खिसिया गई। बनीता उसका चेहरा देख रही थी तो वो बोली, समझी, माँ से डर रही हो कि कहीं पूछ ले कि दूध कैसे कम हो गया। चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। उसके बाद सुनकर धारा हल्के से मुस्कुरा कर रह गई। तभी बाहर दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। बनीता बोली, धारा जरा देख लेना, शंकर होगा। दारा के आधे कपड़े भीगे हुए थे और हाथ में साबुन लगा हुआ था, लेकिन दरवाजे पर दस्तक लगातार पड़ रही थी। इसीलिए वो उठी और जल्दी से हाथ पानी में डालकर यूं ही दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोलते ही अपने सामने खड़े जमुना मौसी के भाई उज्जवल को देखकर वो खड़ी की खड़ी रह गई। वो धारा को देखकर बोला, कैसी हो धारा। वो धारा की मुरझाई हुई शक्ल गौर से देख रहा था। वो बहुत कमजोर लग रही थी। पहले भी बहुत मोटी नहीं थी, लेकिन अच्छी स्वस्थ थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर का खून ही किसी ने निचोड़ लिया हो। वो और भी सफेद लग रही थी, लेकिन अभी भी किसी सुंदर मूरत की तरह ही थी वो। उस पर पुराने से कपड़े, ऐसा लग रहा था कि किसी ने मैले कपड़ों में कोई हीरा छुपा दिया हो। उज्जवल मामा, पता नहीं भानु कहाँ से आकर उसके पैरों में लिपट गया। आप हमें लेने आए हैं ना, हमें ले चलिए यहाँ से। मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा। उसने अपनी आस भरी आंखों से उसे देखा। भानु। धारा ने भानु को अपनी तरफ खींच लिया। उसे दरवाजे पर खड़ा रखना धारा को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अंदर बुलाने पर पता नहीं मामी क्या बातें सुनाई, इसलिए उसने पूछ लिया, आप यहाँ कैसे। माँ की तबीयत खराब है, कोटद्वार में अस्पताल में भर्ती है, मैं छुट्टी लेकर आया था। यहाँ घर से कुछ सामान लेकर जाना है, सोचा तुम लोगों से भी मिलता चलूं। वो सरल भाव से बताता चला गया। मौसी कहाँ है, धारा ने पूछा। तो उज्जवल बोला, दीदी तो वही है। जीजा जी तो चाह रहे हैं कि अब उनके साथ ही रहें दीदी और बच्चे। कह रहे थे कि अब बच्चों का भी वहीं एडमिशन करवा देंगे। गांव में क्या रखा है। तभी पीछे से आवाज आई, अच्छा, तो ये लक्षण है तुम्हारे। इधर मैं घर से निकली और उधर लग गई प्रेम लीला करने। उनकी तीखी आवाज कानों में चुभ रही थी। मामी अपनी कमर पर हाथ जमाए खड़ी उज्जवल को घूर रही थी। धारा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मामी ऐसे भी कोई बात सोच या कह सकती हैं। अरे भाभी, मैं उज्जवल हूँ, तुम्हारा देवर। मुझे नहीं पहचान रही क्या। उज्जवल अपने मन के भाव को छुपाकर जबरन हंसकर उनके पैर छूता हुआ बोला। मामी बोली, ऐसा क्या काम पड़ गया जो मेरे पीछे ही आना पड़ गया। वो संदिग्ध नजरों से उसे घूर रही थी। वो बोला, यहाँ घर से कुछ सामान लेने आया था। माँ बीमार है, अस्पताल में एडमिट है, सोचा आप लोगों से भी मिलता चला जाऊं। वो बाहर ही खड़े खड़े बात कर रहे थे। पारुल मामी ने एक बार भी उसे घर के अंदर आने के लिए नहीं कहा। हिमानी और कविता उज्जवल को देखकर खुसुर फुसुर कर रही थी। ए, तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हुई बातें बना रही हो, चलो अंदर जाओ। तू भी अंदर जा धारा। उन्होंने उन लोगों को जोर से डांट दिया। धारा ने बेबस नजरों से उज्जवल को देखा और चुपचाप अंदर चली गई। भानु ने निराश होकर अंदर जाती धारा को देखा और फिर उज्जवल का हाथ पकड़कर बोला, उज्जवल मामा, मुझे अपने घर जाना है, आप हमें वहां छोड़ आओ। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। भानु की बात सुनकर मामी गुस्से में बोली, ओहो, राजकुमार को अपने घर जाना है तो जाओ ना, हमने क्या जबरदस्ती रोक रखा है तुम्हें। यहाँ तो वैसे भी कमाने वाला एक है और खाने वाले इतने सारे हैं। उज्जवल और सुन नहीं सका। एक बार को केशव जी होते तो वो उनके सामने ही धारा से बात कर लेता, लेकिन पारुल मामी के दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। उसे अपनी इतनी परवाह नहीं थी, लेकिन उसके साथ साथ धारा को भी पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। यही सोच कर वो बोला, चलता हूँ। कहकर एक बार और पारुल मामी के पैर छूकर अपने घर की तरफ मुड़ गया। वो अपनी ट्रेनिंग के बीच मुश्किल से छुट्टी लेकर आया था। वो भी तब मिली थी जब उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, वरना ट्रेनिंग के बीच छुट्टी मिलने का कोई प्रावधान नहीं है। किसी की मृत्यु या इमरजेंसी में ही छुट्टी मिल सकती है। उज्जवल मामा। भानु उसकी तरफ भागता हुआ आया, लेकिन फिर वहीं रुक गया। उज्जवल नहीं चाहता था कि भानु का दिल टूटे, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था।
जमुना दीदी भी ऐसी हालत में पति को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। उज्जवल की नौकरी में ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलेगी और वो वैसे भी अकेला तो धारा के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वो तो धारा से यही कहने आया था कि वो अपनी पढ़ाई ना छोड़े। कम से कम ग्रेजुएट होने के बाद उसके अपने पैरों पर खड़े होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आत्मनिर्भर होने के बाद ही कुछ हद तक वो अपने कष्टों से बाहर निकल पाएगी और अपने भाई को भी संभाल पाएगी। वो ख्यालों में खोया हुआ अपने घर की तरफ मुड़ गया। इधर पवित्रा जी अपने घर मून पैलेस आ गई थी। क्या कर रही हो? विमला पवित्रा जी के बाल बना रही थी। मेरे बाल उखाड़ी दोगी क्या? पवित्रा जी ने झुंझलाकर विमला को डांट दिया। तुम्हें ठीक से काम करना भी नहीं आता, इतनी जोर जोर से बाल खींच रही हो। वो गुस्सा हो गई थी। जी मालकिन माफ कर दीजिए, अब धीरे धीरे करेंगे, वो बोली। छोड़ो मेरे बाल, जाओ बाथरूम में गुनगुना पानी भर दो, मैं नहा लूं और टॉवल नया निकाल देना, कहीं वही पुराना रखा रहने दो। रघुवीर सूर्यवंशी जी ने बहुत बार कहा था कि उनके लिए एक ट्रेंड नर्स रख लेते हैं, लेकिन पवित्रा जी ने मना कर दिया। हर समय उनके सिर पर कोई खड़ा रहे उन्हें पसंद नहीं था। वो कितनी नफासत पसंद है और इन लोगों को समझाने में ही उनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। ना तो इन लोगों को सही से कपड़े लगाने की अकल है, ना ही ठीक से बाल संवारने आते हैं। उनके बाल बेहद खूबसूरत थे, लेकिन अब उनका मन करता था कि इन्हें शॉर्टकट वाले। आजकल उन्हें छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता था। बहुत जल्दी उनका मूड खराब हो जाता था। अपनी शारीरिक अक्षमता ने उन्हें बेहद चिड़चिड़ा बना दिया था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद थोड़े दिन तो उन्होंने बहुत धैर्य से काम लिया और जितना हो सकता था अपना काम खुद करने का प्रयास करती थी। वो सबसे बातें करती और अपने दर्द को नजरअंदाज कर घर के इंतजामों और सार संभाल में दिलचस्पी लेती थी। पर धीरे धीरे वो उबने लगी थी। बच्चों को भी इन्होंने जाने को मजबूर कर दिया कि उनकी पढ़ाई का लॉस ना हो, लेकिन अरिजीत और मुग्धा को आश्वस्त किया कि अब वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो वास्तव में ठीक नहीं थी। पवित्रा जी उठने बैठने और कहीं भी आने जाने के लिए व्हील चेयर की मोहताज होकर रह गई थी। उनकी जल्दी अपने पैरों पर चलने की उम्मीद पर डॉक्टर्स ने पानी फेर दिया था। मुंबई तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने के बाद भी यही निष्कर्ष निकला कि उनकी बोन्स जिस तरह से डैमेज हुई है, उसके चलते उनका अपने पैरों पर चल पाना लगभग असंभव है। देखिए, जो हमारे हाथ में था वो हमने कर दिया। अब आगे बेहतरी के लिए भगवान से प्रार्थना करिए, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। डॉक्टर रॉय जो भारत के जाने हुए ऑर्थोपेडिक थे, उन्होंने भी हार मान ली थी। रघुवीर जी खुद को कसूरवार मानते थे। उन्होंने पवित्रा जी को विदेश ले जाकर किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाने के लिए आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो बहुत हताश हो गई थी। अपने को संभालते संभालते जब वो परेशान हो जाती थी तो अपना गुस्सा नौकरों पर उतार देती थी। डाइनिंग टेबल पर सुबह का ब्रेकफास्ट लगा दिया गया था। विमला उन्हें तैयार करके वहां तक छोड़ गई थी। रघुवीर साहब अभी तैयार हो रहे थे। गुड मॉर्निंग माय स्वीट लेडी। रघुवीर साहब बेडरूम से बाहर निकल कर आ गए थे। मॉर्निंग, वो फीकी मुस्कान के साथ बोली। रघुवीर साहब ने उनकी अत्याधुनिक व्हील चेयर को डाइनिंग टेबल के हिसाब से एडजस्ट कर दिया और उनके पास ही चेयर पर बैठ गए। ब्रेकफास्ट करते हुए उन्होंने देखा कि वो खाने का केवल नाम ही कर रही हैं। यूं ही अनमने भाव से फोर्क रह जाते देखकर उन्होंने अपने फोर्क में सैंडविच फंसाया और बहुत प्यार से उनके मुंह की तरफ बढ़ाते हुए बोले, आओ, आज मैं अपनी पवित्रा को अपने हाथों से खिलाता हूँ। रहने दीजिए, पैरों से ही अपाहिज हुई हूँ, हाथ ठीक ठाक सलामत है मेरे, उन्होंने अपना मुंह पीछे हटाते हुए कहा। ये सुनकर रघुवीर जी को धक्का लगा। वो एकदम शॉक्ड रह गए। उन्होंने पवित्रा जी के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। उनका चेहरा उतर गया। पवित्रा जी बोली, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो उनके उतरे हुए चेहरे को देखकर खुद भी परेशान हो गई। रघुवीर जी बहुत हर्ट हुए थे। उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। नेपकिन से होंठ साफ कर वो अपनी कॉफी पीने लगे। पवित्रा जी उन्हें देखकर बोली, आप तो ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मैं क्या करूं, सारा दिन ऐसे ही पड़े पड़े भूख प्यास भी नहीं लगती। उनकी आंखें सजल हो उठी। प्लीज मेरी वजह से ब्रेकफास्ट मत छोड़िए, खाइए ना, उन्होंने भीगी आंखें लिए आग्रह किया। भूख नहीं है अब, रघुवीर जी ने शुष्क स्वर में कहा।
तो पवित्रा जी बोली, आपको मेरी कसम है, जो बिना खाए या उठे यहाँ से। मैं क्या करूं, बहुत संभालती हूँ अपने आप को, लेकिन उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। रघुवीर जी को वाकई बहुत बुरा लगा। अपनी जिंदगी से भरपूर पत्नी को इस हाल में देखना वास्तव में ही बहुत कष्टकारी था। उन्होंने अपनी चेयर पवित्रा जी की चेयर से सटाई और अपने हाथों से छोटी छोटी बाइट उन्हें खिलाने लगे। तो वो बोली, आप भी तो खाइए, क्या सब मुझे ही खिला देंगे? वो आंसुओं से चमकती आंखें लिए हंस रही थी। रघुवीर जी बोले, अच्छा प्रॉमिस करो कि एक पूरा ग्लास जूस पियोगे। आपसे भी एक प्रॉमिस ले सकती हूँ मैं? वो बोली तो रघुवीर जी ने कहा, हाँ बताओ, मेरे वश में हुआ तो जरूर पूरा करूंगा। पवित्र जी मुस्कुराते हुए बोली, आपके वश में ही है, लेकिन आपको अरिजीत को मनाना पड़ेगा। उनके स्वर में उत्कंठा झलक रही थी। रघुवीर जी ने असमंजस में पूछा, क्या आप अरिजीत को विवाह के लिए मना लो? सारा दिन मैं अकेले पड़े पड़े परेशान हो जाती हूँ। उसकी पत्नी होगी तो घर में रौनक आ जाएगी। उन्होंने अपने पति की आंखों में देखते हुए कहा। रघुवीर जी चौंक कर बोले, अरे क्या बात कर रही हो? अभी अरिजीत की उम्र ही क्या है? इतनी जल्दी शादी? अभी तो उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की। पवित्रा जी बोली, हो जाएगी पढ़ाई भी। उसे कौन से कहीं बाहर नौकरी करनी है। हमारा जो कुछ भी है सब उसी का तो है। रघुवीर जी हंसकर बोले, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मेरे तैयार होने से या हाँ करने से क्या होगा? शादी तो अरिजीत को करनी है। वो हंस रहे थे। पवित्रा जी बोली, पहले आप तो हाँ करिए, मैं अपने बेटे को भी मना लूंगी। उनके स्वर में उत्साह झलक रहा था। रघुवीर जी बोले, मेरी तरफ से 100% हाँ है, जैसा तुम चाहो। वो उनकी खुशी भरे चेहरे को ताकने लगे। पवित्रा जी खुश होकर बोली, मैं अपनी फ्रेंड्स को फोन करती हूँ। सुनिए, हमारे सर्कल में तो बहुत अच्छे अच्छे परिवार हैं, बहुत सी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। बस अरिजीत को पसंद आ जानी चाहिए। कोई अच्छी एजुकेटेड सुंदर सी प्यारी लड़की चाहिए मुझे मेरी अरिजीत के लिए। वह खुशी में बोले जा रही थी। रघुवीर जी बोले, देख लीजिए, जो आपको अच्छी लगेगी वो आपके बेटे को भी पसंद आ जाएगी। पवित्रा जी ने उन्हें चौंक कर देखा। हाँ, नहीं नहीं, मैं अरिजीत की पसंद से ही मून पैलेस की बहू चुनूंगी। अपनी इच्छा उस पर नहीं थोपूंगी। वो स्नेह भरे स्वर में बोल उठी। रघुवीर जी उठे और पवित्र जी के माथे को चूमकर बोले, ऐसे ही खुश रहा करो। तुम्हें उदास देख कर मैं भी बेचैन हो जाता हूँ, फिर कहीं मन नहीं लगता। अब मैं निकल रहा हूँ, लंच पर मिलेंगे। वो मुस्कुराते हुए बोले और बाहर निकल गए। जब से पवित्रा जी का एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने लंच घर पर ही करना शुरू कर दिया था। अरिजीत और मुग्धा तो अपनी पढ़ाई छोड़कर घर में नहीं रह सकते, लेकिन वो अपनी पत्नी को कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? इधर उज्जवल बहुत चाहकर भी धारा से दोबारा मिलने जा नहीं सका। उसे पता था कि अगर वो फिर चला गया तो पारुल भाभी धारा पर लांछन लगाने से बाज नहीं आने वाली है। फिर भानु को क्या दिलासा दे? वैसे भी थोड़े दिन बाद उसे अपनी ट्रेनिंग पर लौट जाना था। भारी दिल से वो कोर्ट द्वार लौट आया। जब जमुना दीदी ने माँ का हालचाल लेने के लिए फोन किया तो उसने सारी बातें उन्हें भी बता दी और उन दोनों की दुर्दशा जो वो अपनी आंखों से देख कर आया था, बताते हुए उसका गला भर आया। जमुना मौसी का दिल तो बहुत दुखा, लेकिन वो अपने पति को भी नहीं छोड़ सकती थी। बच्चे भी अपने पिता के साथ बहुत खुश थे। हाँ, उनकी खेती की देखभाल नहीं हो पा रही थी, तो जो व्यक्ति गांव में धारा की खेती देख रहा था, महिपाल जी ने उसे ही अपनी खेती भी बटाई पर दे दी। गांव जाने का कोई बहाना नहीं था। ठंडी सांस भरकर उसने उन दोनों भाई बहन के लिए भगवान से विनती की कि उन दोनों की विपदा भगवान अब खत्म भी कर दे। कितने दिनों वो बच्चे कष्ट सहते रहेंगे? इस बीच धारा का जीवन उसी तरह कट रहा था, लेकिन उसे अपने से ज्यादा भानु की चिंता थी। वो दिन पर दिन चिड़चिड़ा और बदतमीज होता जा रहा था। इसमें भानु की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि केशव मामा के घर का वातावरण ही ऐसा था। रोजाना ही किसी न किसी बात पर महाभारत छिड़ा रहता था। मारपीट तो बचपन जैसी नहीं होती थी, लेकिन एक दूसरे को उल्टे सीधे जवाब देना, छोटा मोटा थप्पड़ चढ़ देना और चीख चिल्लाहट तो रोज की ही बात थी। उस पर पारुल मामी को सहन कर पाना आसान नहीं था।
कल्पना मामी को जैसे पारुल मामी ने उल्टा सीधा सुनाया था, उसके बाद तो धारा से सहानुभूति होते हुए भी कोई कुछ कहता नहीं था। धारा तो अपने गांव लौट जाएगी, लेकिन पारुल मामी तो वहीं रहेंगी। इसलिए मन ही मन बुरा लगते हुए भी सब दूर ही रहते थे। इस बीच खेती के पैसे मिल जाने पर पारुल मामी के विरोध के बावजूद केशव जी ने भानु का नाम गांव के ही सरकारी स्कूल में लिखवा दिया था। लेकिन स्कूल भी ऐसा ही था। ऊपर से भानु को मामा के घर ना तो ढंग से खाने को मैसर था, ना ही साफ कपड़े पहनने को मिल पाते थे। स्कूल में बड़े बच्चे उसे छेड़ते थे और स्कूल के अध्यापक गंदे कपड़े पहनने पर फटकार लगाते थे। दिन भर घर के लड़ाई वाले वातावरण में रहने की वजह से पढ़ाई से भी उसका मन उचटने लगा था और पढ़ाई में भी वो अब पिछड़ने लगा था। धारा यथासंभव उसका ध्यान रखती थी, लेकिन पारुल मामी ने उसके सिर इतने काम लाद दिए थे कि वो दिन भर काम में ही जुटी रहती। एक दिन धारा भानु का स्कूल बैग देखकर बोली, भानु, क्या बात है? कॉपी किताबें कैसे गंदी तरह से रख रखी है? और ये स्कूल बैग कितना गंदा हो रखा है। ला दे इसे धोकर साफ कर दूं। भानु ने एक नजर उसकी तरफ देखा और मुंह नीचा करके बैठा रहा। धारा ने दोबारा कहा, अरे सुन नहीं रहे हो? लाओ किताबें निकाल कर बैग दे दो। इतना पुराना बैग है, जगह जगह से फट गया है, ये क्या साफ होगा? उसने उदासीनता से कहा। तू भी ना कहना नहीं सुनता है। मैले कपड़ों के ढेर से उठकर धारा ने हाथ पहुंचे और उसका बैग उठा लिया। अभी अभी अपना काम पूरा कर भानु ने अपनी कॉपी किताबें रद्दी की तरह बैग में ठूस दी थी। धारा ने बैग खाली करने के लिए किताबें निकालनी शुरू की तो उसमें कई कॉपियां बिल्कुल फटे हाल थी। धारा उसकी कॉपियां देखकर बोली, भानु, ये कैसी कॉपियां हैं? बिल्कुल फटी हुई है। इसमें काम कैसे करते हो? भानु ने उपेक्षित नजरों से अपना बैग देखा और बाहर निकल गया। तारा ने कॉपी किताबें संभाल कर रखी और बैग उठाकर धोने ले गई। केशव मामा ने भानु का नाम लिखाने के बाद पारुल मामी से उसके लिए किताबें खरीदने के पैसे मांगे थे, लेकिन एक बार खेती के पैसे जब पारुल मामी के हाथ में पहुंच गए तो फिर उन्हें निकलवाना केशव जी के वश में नहीं था। किताबें कोई खोलकर थोड़ी पिएगा ये। गुल्लू के लड़के की किताबें ला दूंगी और बैग तो शंकर का नया ही रखा है, वही ले लेगा। मामी ने कह दिया था। नए बैग के नाम पर पता नहीं कब का पुराना फटा हुआ थैला सा भानु को पकड़ा दिया था। उसे भी स्कूल बैग से क्या लेना था? भानु तो पढ़ाई से ही दूर भागने लगा था। उसने गहरी सांस ली और हाथ में लिए बैग को खींचने लगी। इधर पवित्रा सूर्यवंशी जी एक नए उत्साह से भर गई थी। उन्होंने अपने कई मिलने वाले परिवारों से अरजीत के लिए खूबसूरत सी कुलीन लड़की तलाशने को कह दिया था। उन्हें बस अच्छी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी और कमी तो कोई नहीं थी उनके घर में। यही नहीं, अपने पति की सलाह मानकर एक ट्रेन नर्स भी रख ली थी जो उनके सारे काम देखती रहती थी। नियमित अपने पैरों की एक्सरसाइज पर भी वो ध्यान दे रही थी। उनके मित्र के परिवार ने एक लड़की का जिक्र किया था जो उनकी रिश्तेदारी में थी और आज उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। आज उन्होंने रघुवीर साहब को भी ऑफिस जाने नहीं दिया था और खुद भी बड़े ही अच्छे मूड में तैयार हो रही थी। नर्स ने उनके कपड़े बदलवा कर उनके बाल बना दिए थे। ठीक लग रही हूँ ना? उन्होंने उस साहस से छलकते स्वर में पूछा। जी मैम, नर्स ने मशीनी अंदाज में जवाब दिया। कुछ तो मिसिंग है। उन्होंने एक बार आईने में अपने को देखा। बहुत दिनों से बहुत ही हल्की फुल्की ज्वेलरी ही पहन रही थी वो। उन्होंने अपनी व्हील चेयर आगे बढ़ाई और ड्रॉर में से वार्डरोब की चाबी निकाल ली। अपनी चेयर चलाते हुए वो आगे बढ़ी और अपनी ड्रॉर खोल दी। उनकी साड़ी का कलर क्रीम और ग्रीन था, इसलिए पन्ने का खूबसूरत जुड़ाव हार वाला डिब्बा उन्होंने बाहर निकाल लिया। अपना हार निकालकर उन्होंने गले में पहन लिया। लेकिन ये क्या? उनके पन्ना और हीरा जड़ित कान के बूंदे और अंगूठी उसमें नहीं थी। उन्होंने इधर उधर टटोला, लेकिन उनके कीमती बूंदे अभी भी नहीं दिखे। पास ही पड़ा फोन उठाकर उन्होंने विमला को ऊपर बुला लिया। जी मालकिन। विमला उनके पास चली आई। विमला, देख तो इस सेठ की कानों की बूंदी और अंगूठी नहीं मिल रही। मैंने इधर उधर तो नहीं रख दी। चेयर पीछे कर वो अलमारी के सामने से हट गई। उनके सारे ही नौकर वर्षों पुराने और विश्वास पात्र थे। विमला भी जब वो 15 साल की थी तभी से यहाँ काम कर रही थी। विमला डिब्बे खोल खोल कर चेक करने लगी। कई डिब्बे खाली थे। उनके भारी कंगन जो अभी एक्सीडेंट के बाद ही उतारे थे वो भी वहां नहीं थे। बड़ा सा सॉलिटेयर भी नहीं मिल रहा था। विमला बोली, मालकिन, इसमें तो कई चीजें नई हैं।
आपने कहीं और तो नहीं रख दी? पवित्रा जी बोली। और कहाँ रखूंगी, सालों से इसी में तो पड़े रहते थे। और भी दराजों में चेक कर ली, उनका मूड खराब हो गया था। सालों से एक सिक्का भी गायब नहीं हुआ, और अब इतने महंगे खानदानी सेठ कहाँ चले गए? नीचे से साहब को बुला कर ला। उन्होंने विमला को आदेश दिया। गहनों की कीमत इतना मायने नहीं रखती थी, वो उनके खानदानी विरासत थे। रघुवीर साहब मुस्कुराते हुए ऊपर चले आए और बोले, तैयार हो गई आप? पवित्रा जी को परेशान देखकर वो समझे कि उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ, कहीं दर्द होने लगा क्या? वो चिंतित हो गए थे। देखिए ना, मेरी ज्वेलरी पता नहीं कहाँ चली गई। पवित्रा जी ने रुआन से स्वर में कहा। कहाँ चले जाएगी, कहीं इधर उधर रख दी होगी। आप जल्दी परेशान हो जाती हैं। विमला ठीक से देखो, उन्होंने विमला से कहा। नहीं है साहब, डिब्बे खाली पड़े हैं, विमला ने दबे स्वर में बताया। क्या क्या गायब हो गया, उन्होंने पूछा। पन्ने के सेट के बूंदे और अंगूठी, आपने जो सोलिटेयर दिया था, मेरे कंगन और छोटा मोटा जो कुछ होगा उसका ध्यान नहीं है, वो परेशान होकर बोली। रघुवीर जी पवित्र जी की बात सुनकर बोले, ये तो तुम करोड़ों की ज्वेलरी बता रही हो, पिंक सोल्टेन भी करोड़ से ऊपर होगा। चाबी कहाँ थी, उन्होंने पूछा। वहीं जहां हमेशा रखती हूँ। रघुवीर साहब ने इधर उधर नजर दौड़ाई। घर से इतना सारा सामान कहाँ जा सकता है? सारे नौकर विश्वास पात्र थे, सालों से काम कर रहे थे। उनकी नजर पवित्र जी की नर्स पर पड़ी। वो बेचैन खड़ी थी, लेकिन उसके मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थी, जबकि विमला केवल परेशान लग रही थी। रघुवीर साहब बोले, पुलिस को फोन करता हूँ, कहकर उन्होंने अपनी पॉकेट से फोन निकाला। पवित्र जी बोली, लेकिन पुलिस भी तो पूछेगी कि जब केस सही सलामत है तो फिर ज्वेलरी कहाँ चली गई? रघुवीर जी उन्हें दिलासा देते हुए बोले, डोंट वरी, पुलिस के अपने तौर तरीके होते हैं, वो अपने हिसाब से पता लगा लेंगे। तुम लोग नीचे जाकर बैठो। उन्होंने विमला और पवित्र जी की नर्स को संबोधित किया। उन दोनों के बाहर निकलते ही उन्होंने पवित्र जी को नर्स के बारे में बताया, लेकिन क्या पता वो पुलिस के नाम से घबरा गई हो। पवित्रा जी ने हिचकिचाते हुए कहा। तो रघुवीर जी बोले, हो भी सकता है। पवित्रा जी बोली, लेकिन फिर क्या करें? पुलिस को बुलाएंगे तो फिर तो वो सभी से पूछताछ करेगी। आप विमला को ऊपर बुलाइए, उसे एक बार फिर से दिखवा लूं। पवित्रा जी के कहने पर रघुवीर जी ने इंटरकॉम से विमला को ऊपर बुला लिया। जी साहब। विमला ऊपर आई ही थी कि उसके पीछे अचानक तेजी से पवन ऊपर आया। आगे क्या होगा? क्या रिजित शादी के लिए हाँ कर देगा? क्या धारा के लिए मामी और मुश्किल खड़ी करने वाली है? क्या धारा इस सब से बाहर निकल पाएगी? धारा और अरिजीत कब मिलेंगे? क्या होगा जब दोनों का सामना होगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।